क्या पैनक्रियास कैंसर में ERCP करना जरूरी होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ ERCP प्रोसीजर इन पैनक्रियाटिक कैंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, गैस्ट्रो एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम के और पेट में पाए जाने वाले कैंसर्स और इसकी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सक्सेसफुल एंड सेफ सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पैनक्रियास कैंसर और ERCP के बारे में। तो बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि जब भी हम पैनक्रियास कैंसर की बात करते हैं तो इसमें सबसे कॉमन होने वाला जो सिम्टम होता है वो है जॉन्डिस। और जब जॉन्डिस डायग्नोस होता है तो टेस्ट करके ये पता चलता है कि ये जॉन्डिस इसलिए है क्योंकि बाइल डक्ट में कोई ब्लॉकेज है, और उसके बाद जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है या जो सर्जन है वो ERCP प्रोसीजर का रिकमेंडेशन देते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमें ERCP प्रोसीजर करना चाहिए। तो उस समय पर पेशेंट के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये ERCP प्रोसीजर फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये किया कैसे जाता है, क्या ये सेफ रहेगा मेरे लिए, क्या इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ये नेसेसरी है या इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, और इसके बाद में क्या उस जगह पर स्टेंट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, और इसके बाद की जो सर्जरी है वो कैसे होगी, इसका गैप कैसे होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये भी है कि ERCP में क्या हम डायग्नोसिस कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम ERCP के दौरान बायोप्सी ले लें और डायग्नोसिस कर लें? तो ये सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आंसर करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ERCP, ये एग्जैक्टली क्या होता है? तो ERCP स्टैंड्स फॉर एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलैंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। अब ये नाम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट इसका काम बहुत सिंपल है। एक एंडोस्कोप और एक्सरे का कॉम्बिनेशन वाला ये प्रोसीजर है, तो जिसमें एंडोस्कोपी का रोल भी है और इसमें गाइडेंस जो होती है वो एक्सरे के थ्रू हमको मिलती है। तो बेसिकली पेशेंट के मुंह से, फूड पाइप से होते हुए, स्टमक से होते हुए हम उसके डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक पहुंच जाते हैं और वहां से बाइल डक्ट को हम एक्सेस करते हैं, और बाइल डक्ट में हम जाकर उस एरिया का जो ब्लॉकेज होता है उसको ओपन करते हैं और जो भी बाइल होता है उसको ड्रेन करते हैं, और वहां पर एक स्टेंट बिठाने का हम काम करते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी हम वहां से बायोप्सीज भी ले सकते हैं। तो बेसिक फंडा ऑफ ERCP इज दिस। अब किन पेशेंट्स में ERCP की जरूरत पड़ सकती है? क्या ये हर पेशेंट के लिए है? तो नो, द आंसर इज नो। हर पेशेंट में ERCP की जरूरत नहीं होती है। तो अब किस पेशेंट को हम सिलेक्ट करते हैं ERCP के प्रोसीजर के लिए? जिस पेशेंट में जॉन्डिस की लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि बिलीरुबिन का वैल्यू जो है वो 10 से 15 के ऊपर चला गया है और बहुत ही ज्यादा बॉडी में जॉन्डिस जो है बिल्डअप हो गया है। इसी के साथ साथ लिवर की फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट हो गई है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, या फिर पेशेंट को जॉन्डिस के साथ साथ बुखार भी आ रहा है जिसे हम कोलैंजाइटिस के नाम से जानते हैं, और ये एक बहुत ही रिस्की और इमरजेंसी कंडीशन होती है। और इसी के साथ साथ हम सर्जरी तुरंत नहीं कर पाने वाले हैं इस पेशेंट की, क्योंकि या तो ट्यूमर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है और हम इसको कीमोथेरेपी देके श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कीमोथेरेपी ऑब्वियसली इतने ज्यादा जॉन्डिस में लिवर के ऊपर जब इतना ज्यादा प्रेशर आया है तो हम कीमोथेरेपी नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ERCP करके हम ब्लॉक को रिलीव करके वो जॉन्डिस का जो लेवल है हम नीचे लेके आते हैं, और ERCP के लगभग 10 से 14 दिन के बाद में बिलीरुबिन नॉर्मल वैल्यू तक यूजुअली आ जाता है। तो ये पेशेंट्स हैं जिनमें ERCP की ज्यादा जरूरत हमको लगती है, तो हम ERCP करते हैं। और किन पेशेंट्स में ERCP की जरूरत नहीं होती है? अगर ट्यूमर छोटा है, अगर पेशेंट को जॉन्डिस नहीं है, अगर पेशेंट तुरंत सर्जरी के लिए फिट है, हम इसकी सर्जरी नेक्स्ट 7 to 10 डेज के अंदर अंदर प्लान कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में ERCP की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अगर जॉन्डिस माइल्ड लेवल का है, यानी कि बिलीरुबिन 2, 4, 5 या इवन अप टू 10 तक बिलीरुबिन गया है, तो भी हम ERCP को अवॉइड कर सकते हैं। पेशेंट यंग है, हेल्दी है, अदरवाइज फिट है, बाकी कोई ज्यादा मेडिकल इश्यूज पेशेंट को नहीं है, तो हम ERCP को डेफिनेटली अवॉइड करके डायरेक्टली सर्जरी परफॉर्म करके उस ट्यूमर को और उस ब्लॉक को रिलीव कर सकते हैं। इसमें एक और चीज भी होती है कि कई बार पैनक्रियास की जो गांठ होती है
वो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कंप्रेस कर लेती है, यानी कि डिओडेनम को वो नैरो कर देती है, उसमें स्ट्रिक्चर बन जाता है। और ऐसे सिचुएशन में हमारा ईआरसीपी का जो एंडोस्कोप है वो इस नैरोड इंटेस्टिन में से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में ईआरसीपी पॉसिबल नहीं होती है। तो ईआरसीपी के कुछ इंडिकेशंस और कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में हमने अब देखा। अब देखेंगे कि ईआरसीपी किस प्रकार से की जाती है, एग्जैक्टली उसका स्टेप्स कैसे होते हैं, कितना टाइम लगता है। तो इट इज यूजुअली डन विद एडमिशन, पेशेंट को 2 या 3 दिन तक हॉस्पिटल में हम रखते हैं और इट इज डन अंडर एनेस्थेशिया, जनरल एनेस्थेशिया। हमको शॉर्ट एक्टिंग जो जनरल एनेस्थेशिया होता है उसको हम देते हैं इस प्रोसीजर में। तो अंडर एनेस्थेशिया ये एंडोस्कोप धीरे 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 करेक्ट ऑर्गन तक हम लोग लेके जाते हैं, डिओडेनम से होते हुए बाइल डक्ट में, और फिर उस ब्लॉक के अक्रॉस हम हमारी जो एक गाइड वायर नाम की चीज होती है उसको गाइड वायर को हम पहुंचाते हैं, और उस गाइड वायर के ऊपर हम बलून से उस ब्लॉक को ओपन करके वहां पर एक स्टेंट को बिठा देते हैं। और इस प्रोसीजर में हम एक्सरे का गाइडेंस लेते हैं ये देखने के लिए कि हम करेक्ट जगह पे पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो एक बार हम करेक्ट जगह पे पहुंच गए तो स्टेंट बिठाने का जो प्रोसीजर है इसको अराउंड 20 to 30 मिनट्स का टाइम लगता है, और ज्यादा से ज्यादा मे बी कुछ डिफिकल्ट केसेस में अराउंड 1 आवर तक टाइम इसमें लग सकता है। इसके बाद विद इन 48 आवर्स पेशेंट का जो जॉन्डिस है वो कम होने लगता है और सेकंड या थर्ड डे को पेशेंट घर जा सकता है। इसके कुछ स्मॉल अमाउंट में कॉम्प्लिकेशंस भी हम देख सकते हैं, जैसे कि कभी कभार ब्लीडिंग हो जाना, कभी कभार पैनक्रियास में कुछ स्वेलिंग आ सकती है। तो अराउंड 2 to 5% ऑफ द पेशेंट्स में ये माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हम देख सकते हैं। बाय एंड लार्ज ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होती है और इसमें हम स्टेंट भी बिठा देते हैं जो पूरी तरह से जॉन्डिस को टेक केयर कर सके। तो स्टेंट भी जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, प्लास्टिक स्टेंट और मेटल स्टेंट। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में और भी वीडियोस बनाएंगे कि स्टेंट कौन सा प्लेस करना चाहिए, अपने पेशेंट के लिए आइडियल स्टेंट कौन सा है, और कब प्लास्टिक प्लेस करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और मेटल स्टेंट का क्या रोल होता है। तो ये सारी चीजें के बारे में हम एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। तो बाय एंड लार्ज ये ईआरसीपी की जो है प्रोसीजर होती है। अब ईआरसीपी करने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है सर्जरी का, वो हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट 10 to 14 डेज का जो है हम गैप देते हैं। और अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा मात्रा में था, यानी कि 20-25 बिलीरुबिन है, तो उसको नीचे आने में जितना समय लगता है उतना गैप हम सर्जरी के लिए देते हैं। तो ये 10 to 14 डेज भी हो सकता है, तो कोई कभी कभार 4 to 6 वीक्स भी हो सकता है। और अगर हम कीमो स्टार्ट करने वाले हैं तो जब बिलीरुबिन का लेवल है वो 3 से कम आता है, तो 3 बिलीरुबिन जो है कट ऑफ है हमारे लिए, इसके नीचे हम कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट को। और एक सवाल जो लास्ट में था कि बायोप्सी, is biopsy a part of ERCP? तो yes, biopsy can be taken during ERCP procedure। हम biliary brush cytology या फिर duct biopsy ये ले सकते हैं ड्यूरिंग द ERCP। बट यूजुअली जो पेनक्रियास कैंसर की अगर हम बात करें तो इसमें ERCP बायोप्सी का जो सेंसिटिविटी है, उसको पिकअप करने का जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा कम होता है। ये लगभग 30 to 60% होता है, जो हमारे पर्पजेस के लिए शायद थोड़ा कम हो, और इससे परफेक्ट डायग्नोसिस हमको कई बार नहीं मिलता है। एडिशनल EUS गाइडेड बायोप्सी हमें करनी पड़ती है। बट अगर हम बाइल डक्ट के कैंसर की बात करें तो बाइल डक्ट कैंसर में डेफिनेटली इस ब्रश साइटोलॉजी का और डक्ट बायोप्सी का डेफिनेटली जो है रोल होता है। इसमें हम ERCP से भी बायोप्सी करके डायग्नोसिस को अचीव कर सकते हैं। तो आज हमने जाना बेसिकली कि ERCP के बारे में। ये हर पेशेंट में जरूरी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड पेशेंट्स होता है जिनमें ERCP का नेसेसरी होता है और स्टेंट लगाना नेसेसरी होता है। तो अगर आप पैनक्रियाटिक कैंसर को फेस कर रहे हो, आपको डाउट है कि कुछ पैनक्रियास में इश्यूज है, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, टेक द ओपिनियन। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल पे आप मैसेज डाल सकते हैं, या सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज लिख सकते हैं। इसका रिप्लाई करने में मुझे बहुत आनंद होगा। थैंक यू वेरी मच।